Everyone, welcome to Polly's Psychology. I hope you all are doing good. So you're watching the Robert Barron series and we are continuing with chapter 6 memory. तो अभी तक अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी जाकर के आप देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट एंड शेयरिंग इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड ऑल द साइकोलॉजी एंथुजियास्ट. और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत है क्लास 11th एंड 12th NCERT की, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में @polypsychology में DM कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन with today's topic. So today we'll start with kinds of information stored in a memory. So हमारे मेमोरी में आप देखे होंगे कि तरह तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती हैं. लाइक सपोजिंग आपके बचपन के कोई दोस्त हैं, आपके साथ रहते थे बचपन से, एंड सडनली दे आर मूविंग आउट ऑफ द टाउन और दे आर लीविंग द सिटी गोइंग समवेयर एल्स, एंड आप ऐसे ही बैठे रहते हो या ड्राइव कर रहे होते हो, खाना खा रहे होते हो, आपको सडनली याद आता है कि अच्छा उस दिन वो गए थे, ऐसा ऐसा हुआ था उस दिन और मैंने ये वो किया था. ये एक है कि आपको पूरा इंसिडेंट जो है वो आपके माइंड में रहता है. दूसरे तरीके का हम देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो कि एक जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है. सन कहाँ से राइज होके सेट होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में रहता है. इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में रहता है. तो ये क्या है, ये स्टोर्ड इन मेमोरी ही तो है ना, ये तो इन्फॉर्मेशन ही है. सो एक और तरीके का जो कि हम स्किल जैसे बोल सकते हैं कि कोई एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे बजाना है, गिटार बजाने का तरीका, पियानो बजाने का तरीका, ये सब आपको आता है सपोजिंग, या आपने कहीं से सीखा है. तो जब सीखा है तो जब एकदम सामने में करने को आता है तब आप कर भी लेते हो. लाइक किसी ने आपको बताया कि ये स्टेप से, ऐसे ऐसे मेथड से जो है आप एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख जाओगे. तो आपने सुना और जब आप प्रैक्टिस पे लाते हो तो वो एक्चुअल में वैसा ही गुड आउटपुट होता है उसका. तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड था. अनदर एग्जाम्पल कुड बी राइडिंग अ बाईसाइकिल और व्हेन यू आर टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड. आपको कैसे पता होता है कि अच्छा सबसे पहले तो हम बिना जाने तो कुछ भी काम नहीं कर सकते, उससे पहले हमें उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है जो कि हमारी मदद में आता है. और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारा मेमोरी स्टोर करता है. सो जस्ट इमेजिन कितना कुछ हमारा मेमोरी स्टोर कर सकता है. नाउ रिसर्चर्स ने बताया कि मेमोरी दो तरीके के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी बोला गया है. क्यों? क्योंकि ये है वर्क बेंच ऑफ द कॉन्शियसनेस. इसको वर्क बेंच ऑफ द कॉन्शियसनेस क्यों बोला गया? क्योंकि ये वो जगह है, ये वो प्लेस है जहाँ पे कि सारी इन्फॉर्मेशन जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमने पकड़ रखा है और प्रोसेस कर रहे हैं, वो वर्किंग मेमोरी का ही काम है. एट द मोमेंट जो हम सारी इन्फॉर्मेशन को पकड़ के प्रोसेस कर रहे हैं, ये सारा चीज़ हो रहा है वर्किंग मेमोरी में. सो अ मेमोरी सिस्टम दैट होल्ड्स इन्फॉर्मेशन वी आर प्रोसेसिंग एट द मोमेंट इज़ नोन एज अ वर्किंग मेमोरी एंड प्रीवियसली इट वॉज नोन एज द शॉर्ट टर्म मेमोरी. नाउ पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन अब जो है वो पता लग चुका है कि जो वर्किंग मेमोरी है ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लेवल्स और फॉर्म्स को इंक्लूड करती है. नाउ ये हमें पता कैसे चला कि वर्किंग मेमोरी जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करता है? सपोजिंग सारी चीज़ें जो है हमें याद रहती थी, तो पहले के रिसर्चर्स को लगता था कि सिर्फ लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसा एक मेमोरी है, हमारे दिमाग में मेमोरी है, स्टोर हाउस है ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो किस तरीके का है, कितना है, ये सब नहीं पता था. तो हमें पता कैसे चला कि शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर यूँ कह लो कि वर्किंग मेमोरी जैसा कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करता है? नाउ डिफरेंट टेक्निक्स और रिसर्च मेथड्स को यूज़ करके हमें पता लगा कि वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है. वन सच टेक्निक इज़ नोन एज और लाइक यू नो findings. Evidence for the existence of this kind of memory system was proposed by several findings, but the most important one is known as the serial position curve. Now जो लोग साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं उन्हें शायद पता होगा ये सीरियल पोजिशन कर्व क्या है, और जो लोग नहीं हैं उन्हें बताने के लिए मैं हूँ. तो मैं आपसे बता देती हूँ कि ये सीरियल पोजिशन कर्व होता क्या है. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमें सपोजिंग एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिया रहता है, जो कि नॉट नेसेसरीली मैंने कोई राइमिंग वगैरह नहीं है, लेकिन एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन कह लो, वर्ड्स भी नहीं, इन्फॉर्मेशन
जिसे कि आपको याद करना है। तो सीरियल पोजीशन क्यों है? वो एक सीरियल ऑर्डर में, लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, या फिर ABCDEF एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेटर एक्यूरेसी ऑफ रिकॉल ऑफ वर्ड्स और अदर इंफॉर्मेशन देर इज आइदर इट्स इन द अर्ली और द लेटर पार्ट्स ऑफ द latter parts of the list of information। इसका मतलब ये है कि हम देखते हैं, ये सीरियल पोजीशन कर्व बताता है कि जब एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया जाता है कि ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स या इंफॉर्मेशन को आप रिकॉल किस तरीके से करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो पहले के कुछ वर्ड्स होते हैं और आखिर में जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो सबसे बेहतरीन तरीके से हमें याद आ जाता है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब फर्स्ट हम कोई इन्फॉर्मेशन को पकड़ते हैं तो हम उसे अच्छी तरह से अटेंशन दे के लर्न करने के चक्कर में हम उसे अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, तो वो ऑलरेडी हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। लेकिन जो लास्ट वाले वर्ड्स हम पूछने के वक्त, सपोजिंग आपको एक लिस्ट दिया गया और बोले कि 10 मिनट्स दे रहे हैं, जितना वर्ड्स आपको याद करना है आप कर लो, उसके बाद आपको रिकॉल करके सुनाना है एक्सपेरिमेंटर को। तो तब जब आप सुना रहे हो ना, तो एक्सपेरिमेंटर नोटिस करता है कि जो इनिशियल के कुछ 4-5 वर्ड्स होंगे वो आपको अच्छी तरह से याद है, और लास्ट में जो आपने पढ़ा था, लास्ट लिस्ट का जो लास्ट के कुछ फ्यू वर्ड्स थे वो आपको अच्छे से याद आ रहा है। तो ये लास्ट वाले को तो हम रीसेंसी इफेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि वो स्टिल प्रेजेंट है वर्किंग मेमोरी में जब आपको पूछा जा रहा है। मतलब लास्ट आप तभी पढ़ रहे हो ना, जब सपोजिंग आप पढ़ रहे हो और फिर आपको एक्सपेरिमेंटर ने बुलाया कि चलो अब आपका टाइम अप हो गया है, अब सुनाओ कौन से वर्ड्स याद हैं। तो आपको लास्ट वाले वर्ड्स इसलिए अच्छे से याद रहते हैं क्योंकि वो तब भी आपका माइंड जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो रिहर्स कर रहा होता है, वर्किंग मेमोरी में वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसलिए यू आर एबल टू प्रोड्यूस दैट वर्ड। तो ये बात हो गई वर्किंग मेमोरी की, और सीरियल पोजीशन कर्व से हम अच्छी तरह से जान जाते हैं कि वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है। नाउ ये भी एक सवाल है कि कितने इन्फॉर्मेशन या कितना आइटम्स वो होल्ड कर सकता है या हम होल्ड कर सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में। यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि रिसर्च फाइंडिंग्स ने ऑफ कोर्स बताया है कि एज अ स्टोरेज सिस्टम वर्किंग मेमोरी कैन होल्ड ओनली अबाउट 7 ± 2 डिस्क्रीट आइटम्स। तो 7 ± 2 डिस्क्रीट आइटम्स ही ये होल्ड कर सकता है ईजीली। मैक्सिमम 9 हो जाएगा, मिनिमम 5 हो जाएगा, लेकिन 7 ± 2 से ही हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि इतना वो होल्ड कर सकता है। ना एक और टेक्निक भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को एनहांस करने के लिए या फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरने के लिए, और वो है कि चंकिंग। ये चंकिंग बड़ा ही हेल्पफुल मेथड होता है, बिकॉज अभी यहाँ पे बुक में एक एग्जांपल है, अगर आपके पास रॉबर्ट बैरन बुक होगा तो आप देख सकते हो। यहाँ पे एक फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लेटर्स दिया गया है। इट गोज एज IBFI MBWBMATWIAC। ना अभी अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप इसे लर्न करके आओ, तो आफ्टर हियरिंग और रीडिंग इट वंस, आई डोंट थिंक दैट एनीबडी वुड बी able to reproduce it or recall it completely when asked। तो हम इसे कैसे अपने माइंड में बिठाएंगे? या कोई टेक्निक है जो ये जिब्रिश जैसा कोई साउंड करने वाली लिस्ट ऑफ लेटर्स को हमारे माइंड में या हमारे मेमोरी में स्टोर कर दे? इसी को हम चंकिंग कहते हैं। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं या लिस्ट ऑफ लेटर्स है, उसको हम 3 लेटर्स में डिवाइड कर देंगे, और बुक में मेंशन्ड है जैसे कि इट कैन बी प्रेजेंटेड एज फॉलोज, लाइक FBI IBM BMW TWA CIA। तो इससे क्या हो रहा है कि ये बेहतर हो जा रहा है रिमेंबरिंग करने के लिए, क्योंकि इन ऑल लाइकलीहुड यू कुड रिमेंबर ऑल ऑफ दीज बिकॉज नाउ द लेटर्स आर ग्रुप्ड इन मीनिंगफुल चंक्स। और ये मीनिंगफुल चंक्स क्या है? इनिशियल्स ऑफ फेमस ऑर्गेनाइजेशंस, FBI IBM BMW, ये सब हमने सुना है कहीं ना कहीं। तो अभी जब हम लोग इसको पकड़ लेंगे, चंक कर लेंगे, ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, तब हम इजीली उसे याद कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक रहता है। नाउ वर्किंग मेमोरी में प्रोसेसिंग किस तरीके का होता है? यहाँ पे देयर इज़ नॉट टोटल एग्रीमेंट ऑन दिस इशू, but there is growing evidence for a model proposed by Baddeley in the year 1992। तो उन्होंने ये मॉडल का नाम दिया है कि मल्टीपल कंपोनेंट्स मॉडल। वर्किंग मेमोरी में चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे जो है इंफॉर्मेशन फ़िल्टर होता है, कैसे
हम डिफ्रेंशिएट करके उसे याद करके उसे हम रिटेन करके रिकॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 मेजर पार्ट्स है उसका। फर्स्ट इज़ द फोनोलॉजिकल लूप, second is the visual spatial sketchpad, and third is the central executive. So as you can like know by the term itself, phonological loop, this is related to the processing of information relating to the sounds of words. कैसे एक word सुनाई दे रहा है, उसके साउंड किस तरीके के हैं। कभी कभार हम साउंड को सुन के भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद कर लेते हैं ना, तो ये वही बता रहा है कि तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है कि जो साउंड्स वाले इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से गुजरते हैं, लाइक फोनोलॉजिकल लूप। सेकेंड इज़ द विजुअल स्पैशियल स्केच पैड, यहाँ पे वो सारे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होते हैं जो कि विजुअल या स्पैशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। विजुअल इन द सेंस लाइक द अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कौन से कलर का है, शेप का है, कहाँ लोकेटेड है स्पेस में, ये सारी विजुअल स्पैशियल स्केच पैड देख लेता है। और तीसरा है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, जो कि हमारे और एक्स्ट्रा 2 कंपोनेंट्स को सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट करता है। वो एक्स्ट्रा है प्रोसीजरल नॉलेज एंड एब्स्ट्रैक्ट सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन को। ये सारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की काम है, उन्हें देखना और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर देना। नाउ there are several kinds of evidence that offer the support for this view of working memory. Now, like we as human beings would definitely have the doubt in us कि हमें कैसे पता चला कि वर्किंग मेमोरी जैसा कोई चीज़ है, या ये मॉडल्स जो है जो भी हमने पढ़ा, ये मल्टीपल कंपोनेंट्स मॉडल, ये सब वाकई में ट्रू हैं। नाउ ये सारी चीज़ें यूं ही नहीं दी गई हैं, इसको देने के लिए हमने रिसर्च मेथड्स का यूज़ किया है। एंड बाय यूजिंग ऑल ऑफ दोज रिसर्च मेथड्स we have like described all of these processes about working memory, long term memory. तो ये सारे टेक्निक्स क्या हो सकते हैं? There are methods of studying memory, तो इसे हम रिसर्च मेथड्स बोलते हैं। रिसर्च मेथड्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च टेक्निक्स को यूज़ करके हमने निकाला कि नहीं, यहाँ पे जो है 3 मेजर पार्ट्स है, 3 टाइप्स के मतलब इन्फॉर्मेशन को सेग्रीगेट किया जा रहा है। यहाँ पे एक फोनोलॉजिकल लूप है, विजुअल स्पैशियल स्केच पैड है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है। ये सारी चीज़ें भी रिसर्च मेथड्स में देखी गई हैं। तो एक तरीके का रिसर्च मेथड है फ्री रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। फ्री रिकॉल में हम क्या कर रहे हैं कि जो मेथड हम यूज़ करते हैं टू स्टडी मेमोरी फॉर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। नाउ दिस इज़ द बेसिक मेथड दैट इज़ यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट इन मैनी स्टडीज़, and in these type of studies participants are presented with some items and later they are asked to recall them in any order. कोई भी ऑर्डर में आप जितना भी टर्म्स को रिमेंबर किए हो लिस्ट में, आप उससे रिकॉल करके बताओगे। तो जितना ज़्यादा बता दिया तो मतलब आपका परफॉर्मेंस हाई है, मेमोरी अच्छा है। एक और मेथड है वैसे ही रिलेटेड, उसको रिकॉग्निशन बोलते हैं। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बीइंग आस्क्ड टू जनरेट द आइटम्स, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर शोन स्टिमुली दे हैव सीन बिफोर plus other distractor items and are asked to indicate which ones they have seen before, which ones are old and which ones are new. So जितना old items participant identify कर लेगा करेक्टली, उसका मेमोरी का स्कोर उतना बेटर आएगा। आई होप आपने ये डिफ्रेंशिएट करना सीख लिया होगा कि फ्री रिकॉल में जो है लिस्ट पकड़ाते हैं, टाइम देते हैं लर्न करने के लिए और फिर बोलते हैं किसी भी ऑर्डर में आप बोल सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज़ फ्री रिकॉल। एंड रिकॉग्निशन में कुछ ऐसे स्टिम्युली आपको दिखाया जाएगा, उसके साथ कुछ और भी दिखाया जाएगा, लाइक जिसे हम डिस्ट्रैक्टर आइटम्स बोलते हैं, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। वो एक्चुअल में हम उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन उसे हम यूज़ करें ताकि वो डिस्ट्रैक्टर की तरह काम कर सके और हम उनके एक्चुअल मेमोरी को चेक कर सकें। तो जो हमने सपोजिंग 10 स्लाइड्स दिखाया, उसमें से 6 आइटम्स जो होंगे वो एक्चुअल आइटम्स होंगे और 4 जो होंगे डिस्ट्रैक्टर्स होंगे। तो वहाँ पे जब आप दोबारा से आप उससे रिकॉग्निशन का प्रोसेस स्टार्ट करके पूछोगे आपके सब्जेक्ट से तो या पार्टिसिपेंट से, तो वो जितना ओल्ड आइटम्स को देख करके रिकॉल कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि हाँ इससे ये वाली चीज़ जो हमने पहले देखी थी, उनका मेमोरी का स्कोर उतना बेटर आएगा। नाउ दिस मेथड is used to study the memory, and the second method is known as the sentence verification task. ये sentence verification task क्या है? ये एक टेक्निक है for studying semantic memory. Semantic memory in the sense, now all those information related to the general knowledge field,
लाइक फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, कोका कोला एंड पेप्सी कोला आर सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब हमने कब याद किया था, ये हमें पता भी नहीं हम कब याद किए या हम कब सीख गए. सो सच इन्फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ अ जनरल स्टोर ऑफ नॉलेज दैट वी पोजेस, एंड टू स्टडी memory for such general knowledge, which is known as the semantic memory, psychologists are using methods designed to test how much information people retain, information gained through life experiences rather than studied in the lab. सो उसको स्टडी करने के लिए, हमारी सेमेंटिक मेमोरी को स्टडी करने के लिए एक तरीका है जिसका नाम है कि सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क. यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को सेंटेंसेस दिखाया जाता है और उन्हें इंडिकेट करना होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. तो जितना जल्दी पार्टिसिपेंट्स रेस्पॉन्ड करते हैं उनका मेमोरी को उतना बेटर माना जाता है. एंड ऑफ कोर्स द रिस्पॉन्स शुड बी रेलेवेंट टू द सेंटेंस. तो जो सेंटेंसेस ईजी है उसमें ज़्यादा हाई रिस्पॉन्स आएगा, जल्दी रिस्पॉन्स आएगा, और जो मतलब इतना भी बहुत भी कॉमन से हमने सुना नहीं अपने आसपास तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेंगे. तो ये डिफ़र करेगा. सो थ्रू दिस एंड रिलेटेड टाइप्स ऑफ टेस्ट साइकोलॉजिस्ट एसेस सिमेंटिक मेमोरी और द मेमोरी फॉर जनरल इंफॉर्मेशन. नाउ थर्ड टेक्निक इज़ द प्राइमिंग. इससे हम मेजर करते हैं, दिस इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग मेमोरी फॉर इंफॉर्मेशन दैट वी कैन नॉट रिपोर्ट वर्बली. ये क्या है? कुछ इस तरीके का मेमोरी जो कि हम अपने वर्ड से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी. मतलब इसे हम अपने वर्ड्स में, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, जिसे उसे कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी. तो ये इम्प्लिसिट मेमोरी का एग्जाम्पल्स हो जाएगा जैसे कि कुछ स्किल्ड एक्शंस का टेक्निक सीखना या वेज, राइडिंग अ बाईसाइकिल और प्लेइंग अ पियानो. इसको हम बहुत इजीली जो है वो वर्ड्स में नहीं बता पाएंगे, तो इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी. और जिसको हम वर्ड्स में बता पाएंगे जैसे कि सिमेंटिक मेमोरी, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट मेमोरी. तो इम्प्लिसिट मेमोरी को समझने के लिए एक टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं प्राइमिंग. ये प्राइमिंग क्या है? इन दिस प्रोसीजर रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर फर्स्ट एक्सपोज टू सम स्टिम्युली. फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ वर्ड्स देते हैं पार्टिसिपेंट्स को, फॉर एग्जाम्पल होटल, रिवर, स्टेडियम. उसके बाद उन्हें कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स दिखाया जाता है, पूरा नहीं. जैसे कि होटल के लिए HOT, रिवर के लिए RIV, स्टेडियम के लिए STAD. इतना ही दिखाया जाएगा और आगे का नहीं दिखाया जाएगा. तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को ये सारे वर्ड्स के साथ साथ कुछ और भी वर्ड्स दिए गए होंगे जो कि पहले से नहीं दिखाया है, उसका उन्हें कंप्लीट करना है वर्ड्स को. सो जनरली क्या होता है कि जो वर्ड्स पार्टिसिपेंट्स देखे होते हैं पहले से, वो उन्हें ज़्यादा जल्दी और एक्यूरेटली सॉल्व कर देते हैं. एंड येट ए फास्ट पार्टिसिपेंट्स आर ऑफन अनअवेयर, और उन्हें ये पता भी नहीं होता है कि वो उसे देख के किए या सपोजिंग एक सेंटेंस में वो वर्ड छुपा होगा और वो पैराग्राफ वो देंगे रीड करने के लिए और क्वेश्चन ऐसा देंगे कि वर्ड्स के ऊपर बेस्ड होगा. तो क्योंकि वो पैराग्राफ को ऐसे अनमाइंडफुली रीड किए होंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि वो पहले से ये वर्ड को देखे थे या ये वर्ड से वो कम अक्रॉस हो चुके हैं. सो प्राइमिंग इज़ वन ऑफ द वे ऑफ फाइंडिंग एविडेंस दैट मेमोरी होल्ड्स इन्फॉर्मेशन वी कैन नॉट readily describe. Now the fourth technique is neuroimaging technique. This is for studying the biological basis of memory. Neuroimaging जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे information on which the parts of the brain are involved in the aspects of memory could be studied. तो एक commonly used procedure जो है वो involve करता है PET imaging. Now this is supposed to be positron emission tomography. तो ये जो PET scans होता है या फिर फॉर्मिंग इमेजेस स्कैन्स ऑफ पीपल्स ब्रेन हम जिसे कहते हैं, ये हम PET इमेजिंग को कैसे करेंगे? यहाँ पे जो टेक्नीशियंस होते हैं PET इमेजिंग का प्रोसीजर फॉलो करने के लिए, टेक्नीशियंस वो पार्टिसिपेंट के ब्लड स्ट्रीम में हार्मलेस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को इंजेक्ट करते हैं ना. इससे कुछ हार्म नहीं होगा, लेकिन वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट अ PET स्कैन. नाउ इससे क्या होगा? वाई आर दे डूइंग दिस? क्योंकि ऐसा माना गया है कि बिकॉज एरियाज ऑफ द ब्रेन दैट आर बिजी वर्किंग यूज मोर ब्लड. सो दिस अलाउज द रिसर्चर्स टू सी विच पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन वेरियस मेंटल टास्क.
सपोजिंग डिफरेंट टास्क्स एक पर्सन कर रहा है या पीपल कर रहे हैं जो भी एक्सपेरिमेंट में है, एंड उनके ब्रेन का कौन कौन सा एरिया एक्टिव है, दैट मैटर्स, बिकॉज दैट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट विल लेट अस नो कि हाँ दो तरीके के मेमोरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्ट है, जैसे कि फोनोलॉजिकल लूप, विजुओस्पैशियल स्केच पैड, ये सब कहाँ से पता चला? वी यूज़ द ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स, वी हैव यूज्ड न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स टू गेट द इंफॉर्मेशन। तो वहाँ से क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो पार्ट ऑफ द ब्रेन वर्क कर रहा होता है जिस पर्टिकुलर टास्क में, वहाँ पे ब्लड का यूसेज ज़्यादा होता है। सो as we'll see in later sections, psychologists have learned a great deal about the biological basis of memory through PET scans and other techniques for creating images of the brain as it works. तो ये सिर्फ गिने चुने मेथड्स ही नहीं है, इनसे भी और भी सारे टेक्निक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं ये निकालने के लिए कि ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या है, कैसा वर्क करता है, क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व करता है। लेकिन ये सारे जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड नो अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।